आज है हमारा डे 7 और आज हम पढ़ने वाले हैं डिकेंस एंड द विक्टोरियन नॉवल। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सीरीज़ रेगुलर देख रहे हैं होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में चेंजेस दिखने लगे होंगे। आपको हर एक एज की स्पेसिफिक कीवर्ड्स, स्पेसिफिक चीज़ें आपके जहन में उतरने लगी होंगी। और क्योंकि ये पेपर 2 का मेजर सेक्शन कवर करता है, मेजर नंबर कवर करता है, हाई ROI टॉपिक्स में से एक है, इसलिए आपको ये और ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि डे 6 में हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ा था, है ना, उनके नॉवेल्स के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ अब विक्टोरियन एज के जो बोनस पॉइंट्स हैं, जो बोनस चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो आज हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें चार्ल्स डिकन और विक्टोरियन नॉवल जो इतना डोमिनेट कर रहे थे उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी जो मास्टर सीरीज़ है 50 डेज़ की, इसका डे 7 है। वो मास्टर सीरीज़ 50 डेज़ में हम रिवीजन भी करेंगे, PYQs भी करेंगे, याद भी करेंगे, थ्योरी भी समझेंगे और सब कुछ ये 50 दिन में होने वाला है। तो अगर अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो तो कंसिस्टेंट हो जाओ और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी लंबी होने वाली है और आपको मज़ा आने वाला है, चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कि विक्टोरियन एज की, तो उसमें हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते चेंजेस आए थे लिखने में। अच्छा, अगर मैं आपको, जो मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ, दिखाती हूँ, तो वो मैं फिर से दिखाना चाहूँगी कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ कहाँ पे रहे हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ओल्ड इंग्लिश पढ़ा, मिडिल इंग्लिश पढ़ा, एलिजाबेथन एज हमने डे 1 में किया, फिर न्यू क्लासिकल किया, मेटाफिजिकल किया, रोमांटिक किया। अब हम विक्टोरियन वाले हैं, जहाँ पे सोसाइटी टूट गई थी और नॉवल जो थे जिनका बहुत मेजर रोल था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, रोमांटिक एज में जहाँ हर कोई हर चीज़ बहुत फील कर रहा है, नेचर को एज अ हीलर मान रहा है ना। नेचर को हीलर क्यों मान रहा है? क्योंकि न्यू क्लासिकल एज में जो जितना रीज़न रिजिड सिस्टम चल रहा था उसने इंसान को तोड़ दिया था, तो उसको आगे हील किया नेचर ने। अब रोमांटिक एज के बाद आया विक्टोरियन एज 1830 से 1901 तक, जिसमें सोसाइटी टूटी हुई है और उसको एक्सप्रेस कौन कर रहा है? राइटर्स कर रहे हैं अपने नॉवेल्स की मदद से। और जिसको ये चीज़ें पहली बार बहुत नई नई लग रही हैं कि अरे आप क्या क्या बोल दे रही हो, आप क्या क्या कर दे रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, यहीं आपकी नींव पकड़ ली गई है कि आपको अपनी नींव अच्छी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फाउंडेशन बिगड़ा हुआ है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपकी वो ऐसे पूरी हो सकती है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फाउंडेशन सीरीज़ मिलेगी, जिसमें छोटे छोटे से लेक्चर हैं, 3-3 4-4 घंटे के नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से, आधे 1 घंटे के, मिक्स मुश्किल से 1 घंटे का होगा, आधे ही घंटे का मान लो, ठीक है। उसमें आपकी सारी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कराई हैं। एक एज, इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स जस्ट द थिंग कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। मतलब मैं आपसे हवा में बातें नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप दिल से चीज़ समझ पाएँ जो आपको समझाई जाने वाली है। तो अगर टाइमलाइन आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो यू शुड गो एंड वॉच द फाउंडेशन सीरीज़ फर्स्ट, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है, पूरे चैप्टर की इंटरकनेक्टिविटी के बारे में बात की है। बट आज जो हम डे 7 में डिकेंस इन द विक्टोरियन नॉवल में बात करने वाले हैं, इसकी शुरुआत हम करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि विक्टोरियन नॉवल को इतना डिफरेंट क्यों माना गया है। जैसे कि कल हमने आपको ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल की बात बता दी थी कि विक्टोरियन नॉवल बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, उनको अलग माना गया था। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी उसमें जो उसको अलग बना रही थी, उसकी खासियत क्या थी, है ना। तो विक्टोरियन एज जो 1830 से 1901 तक चल रही थी, ये पेन कॉपी जो मैंने कहा था लेके बैठ जाओ, उसका काम ये है कि आप विक्टोरियन नॉवल या विक्टोरियन एज हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें जो जो मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करती जाऊँगी उतना उतना पार्ट तो लिखते ही जाना है, ठीक है। या जिस पे मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालूँगी वो लिखते जाना है। इतनी बात को तैयार हो? चलो ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के लास्ट तक रुके रहना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर आपको लग भी रहा है कि आता है, तब भी आपको कई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये मास्टर सीरीज़ है, इसमें हम कंटेंट में डीप डाइव कर रहे हैं, हमारा क्वालिटी कंटेंट है जिसकी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे
तैयारी कर रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं कि विक्टोरियन एज जो 1830 से 1901 तक हमारा चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्लास सिस्टम का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पूरी सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ तो बड़ी ही बड़ी, लेकिन उसके साथ गरीबी भी बढ़ी। जो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का गैप था वो भी बढ़ा। कैसे बढ़ा कि क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेन लेबर कम हो गई। भाई फैक्ट्रीज लग गई तो मेन लेबर कम हो गई। तो नॉवल बिकेम देयर फेवरेट फॉर्म ऑफ रीडिंग। और वहीं पे क्या हुआ कि जो नॉवल था वो उनका फेवरेट पार्ट ऑफ रीडिंग हो गया। क्यों हो गया? आई थिंक अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लास सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि लोगों का फेवरेट पार्ट जो बन गया पढ़ने का, रीडिंग का, वो बन गया नॉवल। क्यों बन गया? नॉवल में तो भी कुछ खासियत होगी ना, तभी बन गया ना। वरना फिक्शन भी हो सकता था, प्रोज भी हो सकता था, पोइट्री भी हो सकता था, बट नॉवल ही क्यों बना? नॉवल इसलिए बना क्योंकि जैसे आप लोगों को वेब सीरीज़ पसंद आती हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स की चीज़ें पसंद आती है क्योंकि उसमें सीज़न आती है, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट आता है। जैसे मूवीज़ में आपके अगर वो दे दी जाए एक सिंपल सादा एंडिंग दे दी जाए तो आप इंतज़ार ही नहीं करेंगे अगले पार्ट का। तो वो जो लास्ट में आपको वो दे दिया जाता है कि आगे क्या होगा, है ना, तो वही वाली चीज़ है ना, जैसे धुरंधर, तो क्रेज़ बढ़ जाता है। तो वैसा ही क्या था कि जैसे विक्टोरियन नॉवेल्स जो थे वो मंथली वीकली आते थे। इसको हाईलाइट कर रही हूँ, अगर हाईलाइट करना भूल जाऊँ और बताऊँ किसी चीज़ को 4 बार बोलूँ तो उसको लिख लेना। लिख क्यों लेना? क्योंकि वो काम की चीज़ है। ठीक, चलो मैं हाईलाइट भी करते जा रही हूँ। ठीक, तो जैसे आपने अगर नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह विक्टोरियन नॉवल को मान लिया है और मान लिया है कि इसके अगले सीरीज़ आएंगे, तो आप समझ गए ना वो जो क्रेज़ अंदर से आग होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगले सीज़न में क्या होगा। बस वही विक्टोरियन नॉवेल्स में हो रहा था कि पहली बात तो वो मंथली या वीकली पब्लिश हो रहे थे एक सीरियलाइजेशन में। सीरियलाइजेशन का मतलब है सीरीज़ में। ठीक, जिससे क्या हो रहा था कि रीडर्स एक इंस्टॉलमेंट एक टाइम पे खरीदते और अगली का वेट करते। एक पार्ट, एक चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया और अगला चैप्टर पढ़ने का वेट कर रहे हैं कि अच्छा आगे क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या हो रहे थे कि विक्टोरियन नॉवल बहुत बहुत लंबे हो जा रहे थे, है ना, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जा रहे थे और वो कुछ ना कुछ उसमें सस्पेंस रह जा रहा था लास्ट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, रीडर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसीलिए वो डोमिनेट कर रहे थे। तो वो एक तरह से लिटरेरी चॉइस नहीं बल्कि उनका जो पब्लिशिंग फॉर्मेट था उन्होंने उसको राइटिंग स्टाइल बना दिया। आ गया समझ में? मुझे मालूम है आप 2x पे देख रहे होंगे, अगर इसको आप 1.5x पे भी देखेंगे तब भी आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब इसकी 3 कोर क्वालिटीज़ जो आपको जाननी है वो 3। देखो वैसे तो आपको मैंने क्वालिटीज़ समझा दी, उसकी खासियत समझा दी, बट बात कहाँ पे आती है कि PYQ की लैंग्वेज में आपको क्या कहानी आएगी, क्या कीवर्ड आएगा। तो वो कीवर्ड ये था कि इसकी जो 3 क्वालिटीज़ है वो ये है रियलिज्म, सोशल रिफॉर्म और मॉरल डायडेक्टिज्म। वॉट रियलिज्म मीन्स? रियलिज्म मीन्स कि जो असलियत है वो दिखाना, कोई फैंटेसी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई फिक्शन नहीं, जो असलियत है वो चीज़ दिखाई जा रही थी। रियलिज्म इसलिए लोगों को पसंद आ रही थी। सोशल रिफॉर्म मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे, क्रांतियाँ चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो विक्टोरियन नॉवल थे, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे, वो टारगेट कर रहे थे एक कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम को, जिससे लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा था पढ़ने का। समझ रहे हो? अब अभी समझ लो, अभी कोई दिक्कत चल रही है उस पर कोई इंसान लिख दे तो उसको इंसान पढ़ेगा ना ज़्यादा। फिर बात आती है मॉरल डायडेक्टिज्म की, जिसका मतलब होता है कि बाय द एंड द रीडर शुड हैव लर्न समथिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मतलब लास्ट में आते आते इंसान कुछ सीख जाए, उससे कोई ना कोई मॉरल लेसन पाए कि हाँ ये सही है ये गलत है। दैट इज़ मॉरल डायडेक्टिज्म। आ गई ये 3 खासियत समझ में। अगली बात हमारी आती है कि ये क्यों, इतना क्यों आता है, इतना बार बार आपको क्यों पढ़ा रहे हो। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिलेशनशिप
इसकी जो रिलेशनशिप है लिटरेचर और सोशल इंस्टीट्यूशन की, ये पूछी जाती है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का आइडिया पूछा जाता है कि वो केवल एंटरटेन नहीं करते थे, वो एक एजेंट की तरह वर्क करते थे जो सोशल चेंज लाना चाहते थे, जिसमें डिकेंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि डिकेंस ने रिफॉर्म लाया है चाइल्ड लेवल लॉ में। गैस्किल ने चेंज किया है कि कैसे लोग इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में सोचते हैं, और हार्डी ने चैलेंज किया है विक्टोरियन मॉरलिटी ऑन जेंडर। तो इन तीनों की जो खासियत हैं इनको नोट डाउन कर लो, चाहे फ्लो चार्ट में बनाओ चाहे जैसे बनाओ, पर नोट डाउन कर लो क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आ गया समझ में? अब हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की, एक ऐसा इंसान जो के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आता है। सोचो, मैंने अगर अलग से लेक्चर डिज़ाइन किया है इनके नाम पे, तो इनकी कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी ना। तो इनकी खासियत ये थी कि आप पहले ये समझिए कि डिकेंस की लाइफ को समझिए। उनकी लाइफ क्या थी कि जब वो 11-12 साल के थे तब उनके जो पिताजी थे उनको जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि उन पर कर्जा था, डेप्थ था। तो उनके कौन सी प्रिजन में भेजा गया? मार्शलेसिया डेप्टर्स प्रिजन। ठीक, इस जब उनको प्रिजन में भेज दिया गया तो उन डिकेंस ने क्या किया, स्कूल को छोड़कर ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया, जहाँ वो डब्बे बनाते थे शू पॉलिश बॉटल्स के। जो शू पॉलिश आपकी वो आती है उसके डब्बे बनाते थे। ठीक, किस लिए? पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली। ठीक, वहाँ उन्होंने भले ही 2-3 महीने काम किया, बट क्या हुआ, जो उन्होंने वहाँ पे शेम देखी, जो शर्मिंदगी देखी, लोनलीनेस देखी, जो इनजस्टिस देखा, वो सारे एक्सपीरियंस उनके अंदर घर कर गए। अब वो सारे एक्सपीरियंसेस जब किसी इंसान को घाव दे गए तो उन्होंने उस बारे पे लिखना शुरू कर दिया, है ना। तो ये ऐसी इम्पॉर्टेंट बायोग्राफिकल फैक्ट है जो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अब क्या है कि इंसान वही लिखता है जो उसका दर्द होता है, तो इनका दर्द आपको समझ में आ गया। अभी यही दर्द के बारे में वो लिखते थे, तो इसलिए आपको इनकी लाइफ जाननी ज़रूरी थी। तो एवरी मेजर इंस्टीट्यूशन द ही क्रिटिसाइज्ड इन हिज नॉवल केम फ्रॉम पर्सनल पेन। जिस भी चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है वो कहाँ है? उनका खुद का दर्द था, इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। चाहे वो डेप्टर्स का हो, प्रिजन्स का हो, क्रिवल स्कूल का हो, करप्ट कोर्स का हो, वर्क हाउसेस फॉर द पुअर का हो। He was not writing about abstract social issues, he was writing about the things he had lived through, witnessed close, जो उन्हें बारीकियों से देखा, करीबियत से देखा, है ना। जो चीज़ें उन्होंने महसूस की उनके बारे में लिखी। और कोई अगर सच्चाई लिखता है और वो ऐसी सच्चाई जो उसने खुद फील की होती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, और उनको वो लोग रिलेट कर पाते हैं, तो क्या होता है, उनकी चीज़ें लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, यही खासियत थी डिकेंस की। डिकेंस वैसे उनकी एक और ऐसी बात जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि वो कैरिकेचर के मामले में बहुत माने हुए राइटर थे। कैसे माने हुए थे कि वो ऐसे कैरेक्टर्स बना देते थे जो लोगों को याद रह जाते थे। हिज टेक्निक वॉज कैरिकेचर। इनकी जो टेक्निक थी, ये देखो, अब मैं हाईलाइट नहीं करूँगी तो आप लिखोगे नहीं, अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो मेरा सेटअप, आई होप कि जल्दी से मेरा सेटअप ठीक हो जाए तो चीज़ें बेहतर हों। अभी मैं ये 1-1 घंटे की क्लास ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ के जो कर रही हूँ, मतलब ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग द टाइम, है ना। मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना। आई हैव द विल कि मेरे को पढ़ाना है, मेरे को चीज़ें सिखानी है, बच्चों को तक सही बात पहुँचानी है, बच्चों को वो चीज़ें पढ़ानी है जो उनके एग्ज़ाम में आ रही हैं बार बार, है ना। तो अगर मेरा ये मानना है तो वो फिर वो, चाहे मैं हाथ में फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करूँ चाहे कैसे भी रिकॉर्ड करूँ, बट दैट्स माई प्रॉब्लम नॉट योर्स। तो आपको क्या करना है, बस अपने आराम से, चाहे हम बिस्तर में बैठे हों चाहे कहीं बैठे हों, आपको बस पढ़ना है तो पढ़िए। ठीक है, ये इनका कैरिकेचर वाली चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये ऐसे कैरेक्टर्स बनाते थे जो लोगों के दिल में रह जाते थे, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपसे
पीकू। तो पीकू में आपको तुरंत दीपिका पादुकोण का करेक्टर ऐसे याद आ जाएगा एकदम, क्योंकि वो आपके दिल में रह गया है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करेक्टर्स वो कुछ बनाते। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक्सप्लेनिंग यू कि ऐसे करेक्टर्स जो इंसान के दिल में रह जाते थे। ठीक, जस्ट आई होप दिस इज ओके। ठीक है, वो क्या करते थे कि कोई भी एक ह्यूमन ट्रेट ले लेते थे, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे सेल्फिशनेस हो, चाहे फॉल्स ह्यूमिलिटी हो, और उसको इतना ज़्यादा एग्जग्रेट कर देते थे कि वो कैरेक्टर्स ही एक तरह का कार्टून टाइप लगने लगता था, है ना। लोगों के दिल में बस जाता था, लोगों को लगता था हाँ दिस इज़ इट। पर ये ट्रेट इतना रियल बन जाता था, इतना रियल बन जाता था कि कैरेक्टर भी असली लगने लगता था। मतलब समझो कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को पढ़ते पढ़ते वो असली इंसान लगने लगे, है ना। रीडर किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा है, वो इमेजिन करने लगे कि हाँ ये तो सच में एक कैरेक्टर होगा। जैसे डोरेमोन आप देखते हैं तो वो डोरेमोन भले ही एक कैरेक्टर है, बट वो आपको असली में एक इंसान लगने लग रहा है ना। इंसान मतलब रोबोट लगने लग रहा है, आपको लगने लगता है कि हाँ ये होगा कहीं दुनिया में, है ना। बट वो है फिक्शनल। तो यही वाली बात हम कह रहे हैं। अब देखो, एवेंजर स्क्रूज इज अ ग्रीड मेड ह्यूमन। ऐसे इनका जो अगला है मिस्टर ग्रेड ग्रिंट इज अ कोल्ड यूटिलिनियम मेड फ्लैश। मतलब इनके जो ये जो करेक्टर्स थे ये ऐसे डिफाइन होने लगे कि अच्छा यूरिया हीप की बात हो रही है तो ये साइकोफेंट, ठीक, उसकी जो साइकोफेंसी है उसको एक्सट्रीम पे ले जाया गया है। अभी आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको आता रहेगा। आप उन पे हंस सकते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ के हंस सकते हैं, बट आपको रियलाइज़ भी होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यू रिकॉग्नाइज देम इन रियल लाइफ। ये क्या था, डिकेंस का जीनियस दिमाग था, उनकी खूबी थी। अब ट्रैप कहाँ पे आता है, आपका एग्ज़ाम ट्रैप, जिसको आपको नोट करना है। ये है जो इंस्टीट्यूशन मैचिंग जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, है ना। तो इसमें क्या है कि जो डिकेंस के नॉवल हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे ट्रिगर करते हैं, है ना कहीं इंडिकेट करते हैं। तो आपको गेस नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है कि जो ओलिवर ट्विस्ट इनका वर्क है वो रिलेटेड है पुअर लॉ और वर्क हाउसेस से, निकोलस निकलबे यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल से, ब्लीक हाउस चांसलर कोर्ट से जो लीगल सिस्टम, और हार्ड टाइम्स यूटिलियन एजुकेशन से, लिटिल डॉरेट डेप्टर्स प्रिजन से, और डॉम्बे सन मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म से। अब इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो कि अभी अभी आपने तो इतना छोटे से में बता दिया। भाई पेशेंस पेशेंस, बताऊंगी, सब बताऊंगी। बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के अंदर जो घाव था वो उसी को लिख रहा था। तो उनका दिल कहाँ से टूटा है, से, डेप्टर्स प्रिजन से, प्रिविलेज स्कूल से, करप्ट कोर्ट से, वर्क हाउसेस फॉर द पुअर। तो इन्हीं पे ये लिख रहे थे, इनके सोशल इश्यूज, इनकी थीम यही थी, ठीक है। तो इनके जो नॉवेल्स हैं इनको हमने 2 फेजेस में बांट दिया है। अब मैं आपको इनको 2 फेजेस में पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी, क्योंकि डिकेंस ने जो 15 कंप्लीट नॉवेल्स लिखे हैं अपने करियर में, उनको आप अगर 2 फेजेस में पढ़ेंगे, एक अर्ली एक मैच्योर, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि अर्ली फेज वाले नॉवेल्स से ज़्यादा डार्क, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स कौन से थे, मैच्योर फेज वाले नॉवल। तो अर्ली फेज हमारा आ रहा है 1836 से 1848 तक, और मैच्योर फेज हमारा आ रहा है 1849 से 1865 तक, ठीक। अर्ली फेज के जो हमारे नॉवेल्स आ रहे हैं, पहले की अगर मैं बात करूं तो स्केचेस बाय बॉस, जो 1836 का उनका नॉवल है, जो फर्स्ट सबसे पहली पब्लिकेशन मानी जाती है, ठीक। अ कलेक्शन ऑफ जर्नलिस्टिक स्केचेस अबाउट लंदन लाइफ। ये सोशल इश्यूज ही दिखा रहे हैं, तो इनका कुछ भी फिक्शनल नहीं है। तो ये पहला जो इनका वर्क है वो तो याद ही रखो, है ना। दूसरा जो है पिकविक पेपर्स, जो पूछा जाता है वो ये है, ये एक पिकार्स की कॉमेडी है। इनका पहला मेजर वर्क जो हिट हुआ था, द लवेबल मिस्टर पिकविक ट्रेवल्स इंग्लैंड गेटिंग इनटू कॉमिक सिचुएशंस। ये पिकविक पेपर्स, कुछ नहीं तो इनके नाम याद रखो, है ना। और ये याद रखो कि इनका जॉनरा क्या है, ये हिट हुए थे। जैसे ये पहला नॉवल है तो आपको याद ही होना चाहिए। ये आपका क्या है
जो मेजर हिट था, पहला मेजर हिट था, तो इसको याद होना चाहिए। फिर ओलिवर ट्विस्ट जो आता है, एन ऑर्फन नेविगेट्स लंडन क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, अ डायरेक्ट अटैक ऑन द पुअर लॉ ऑफ 1834। अब ये वाला जो मैं अभी आपसे कह रही थी, जो इंस्टीट्यूशंस मैचिंग करने को आते हैं, ये जो मैंने आपको ट्रैप बता रही थी ना, इस ट्रैप का मतलब यही था कि जो इंस्टीट्यूशन मैचिंग करने को आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि ओलिवर ट्विस्ट किससे रिलेटेड है, पुअर लॉ से, ठीक, पुअर लॉ ऑफ 1834 एंड द ब्रूटल वर्कहाउस सिस्टम, ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला जो हमारा है निकोलस निकलेवे, जो एक्सपोज करता है हॉरिफाइंग कंडीशंस इन चीप यॉर्कशायर शायर बोर्डिंग स्कूल। अब ये किससे रिलेटेड है, यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल से। तो आपको क्या करना है, इनके इंस्टीट्यूशन तो याद ही रखने हैं, मतलब आपको वो मेन चीज़ें परोस के दे दी जा रही हैं जो आपको फ़ायदा ही करेंगी। इसमें आपको कुछ काट छाट नहीं करनी है कि मम्मी मैं पालक नहीं खाऊंगी, मम्मी मैं ये धनिया नहीं खाऊंगी, इसमें कुछ भी फालतू है ही नहीं। ये आपकी प्रोटीन डाइट है, क्लीन डाइट, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आ रहा है, अब भले ही इसमें चिया सीड पड़ा हो, चाहे फ्लेक्स सीड पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, आपको खाना है तो खाना है, क्योंकि ये सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आ रहा है, जो भी एनालॉजी बैठाई है मैंने, उसको अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ लो, क्योंकि मैंने तो सोच समझ के ही बोली है। ठीक है, डॉम्बे एंड सन, मतलब आई डोंट नो आप उतना इंटरप्रेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट या। अगला है डॉम्बे एंड सन, जो बात करता है, जिसमें बात हुई है प्राउड मर्चेंट हु वैल्यूज हिज बिजनेस ओवर हिज चिल्ड्रन, क्रिटिक्स हाउ कैपिटलिज्म डीह्यूमनाइज फैमिली रिलेशनशिप। समझ रहे हो ये बात जो आजकल बहुत है मतलब इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आज तक रिलेटेबल हैं भाई, समझ रहे हो। हम इनके मैच्योर फेज में अगर हम देखें तो मैच्योर फेज में इनका जो आ रहा है डेविड कॉपरफील्ड, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें डिकेंस कॉल्ड इट एज हिज फेवरेट चाइल्ड। अब अगर डिकेंस का फेवरेट चाइल्ड पूछ लिया जाए तो बेटा आंखें बंद करके कर लेना, डेविड कॉपरफील्ड, द क्लासिक बिल्डिंग्स रोमन ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। इसको तो भूलना मत, भूल के भी मत भूलना, ठीक है। ब्लीक हाउस 1853 का वर्क, द चेंसरी कोर्ट केस जरेंडिस वर्सेस जरेंडिस दैट ड्रैग्स ऑन फॉर डिकेड्स एंड रूइन लाइव्स। इसके फीचर क्या है कि इसमें डुअल नरेटर है, डुअल नरेटिव है, क्या किसका, अ माइलस्टोन इन विक्टोरियन फिक्शन। अगर आपने ब्लीक हाउस नहीं पढ़ा है, वैसे तो मैं मान के चल रही हूँ आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, बट अगर आपने अभी तक ब्लीक हाउस नहीं पढ़ा है या डेविड कॉपरफील्ड नहीं पढ़ा है तो बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, पढ़ लेना, आपका होमवर्क है, भले ही आप इसकी समरी पढ़ो बट पढ़ लेना, ठीक है। अब पढ़ाने को तो मैं ये एक एक करती जाऊँगी तो आपका ये लेक्चर कितना भी लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको मेन बात बता दे रही हूँ, और जितना एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन केस जहाँ मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो उनको मैं कह देती हूँ कि आप ये चीज़ होमवर्क में पढ़ें। फिर वो बात आप पे आ जाती है कि आपको करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड टाइम्स की बात करूँ क्योंकि हम मास्टर सीरीज़ में हैं, और मास्टर सीरीज़ की तो बात भी छोड़ दो, बात ये है कि हम पे जितना टाइम है, हम पे आप पे, क्योंकि जून वाला अटेम्प्ट ही देना है ना, जून वाले अटेम्प्ट में ही निकालना है ना, तो ऐसा तो है नहीं हम पे 1 साल है कि हम एक ब्लीक हाउस हम एक लेक्चर कर लें एक दिन में, मैम इतने में हो जाएगा, तो इतने में नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये मास्टर सीरीज डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि बच्चों को एक ऐसे लेवल पे लाया जा सके, ऐसे फेज में स्पीड में चलाया जा सके जिससे उनको फ़ायदा हो, उनकी रिदम बनी रहे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जो जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली करते रहें, ठीक है। मुझे ये बात दोबारा ना समझानी पड़े, आ गई समझ में। चलो, ब्लीक हाउस की बात कर ली। अब हार्ड टाइम्स, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो आता है द शॉर्टेस्ट डिकेंस नॉवल सेट इन इंडस्ट्रियल कोक टाउन, टारगेट्स क्रेडग्रेंट्स यूटिलियन फिलोसफी डेडिकेटेड टू थॉमस कैरलेल।
अब ये बताओ, ये मैंने कौन से फेज़ के राइटर पढ़ाए थे? अभी कल परसों में ही पढ़ाए हैं, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है तो भाई मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं? बताइए। हो जाएंगे ना? आज से हो जाएंगे ना? देखो, इंतज़ार मत करो कि कोई आके तुम्हें मोटिवेट करेगा, 4 शायरी सुनाएगा तब तुम मोटिवेट होगे, तब तुम किताबें उठाओगे, तब तुम रेगुलर होगे, रूटीन बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, फिर तुम पढ़ोगे। ऐसा नहीं होने वाला। कई बार इंसान को खुद से उठना पड़ता है। तो अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें जून वाला अटेम्प्ट निकालना है, देना नहीं निकालना है, तो कंसिस्टेंट हो जाओ। अभी भी 7 ही दिन हुए हैं, 1 हफ्ता ही हुआ है। अगर करना चाहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। हारो मत, ठीक है? अ टेल ऑफ टू सिटीज सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये डिस्कस कर रहा है। इसमें मतलब इसकी सबसे जो फेमस ओपनिंग है जो पूछी जाती है वो है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब बात क्या है कि ये ऐसे जो कोटेशंस आते हैं, है ना, ये कोटेशंस के लिए मैंने आपसे कहा है, अगर आपको याद हो, कि मैं एक बोनस लेक्चर दूंगी जिसमें मैं आपको सारे जितने भी कोटेशंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, सारे पूरे लिटरेचर में जो आते हैं, बार बार आते हैं, रिसर्च बेस्ड। ऐसा नहीं हवा में कोई भी कोटेशन आ गई पढ़ाने कि शाम लंबी है, ऐसे नहीं, समझ रहे हो? जो आते हैं रिसर्च बेस, वो सारे कोटेशंस मैं कराऊंगी। तो वो एक लेक्चर लूँगी, अभी जल्दी में ही लूँगी। मतलब ये मास्टर सीरीज़ हम करीबन 15 डे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद लेंगे, ठीक है? चलो, पहले तो इसी को मैंने ऐसे कम्प्रीहेंसिवली डिज़ाइन किया है कि मतलब आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये इसकी फेमस ओपनिंग आपको याद रखनी है, टेल ऑफ टू सिटीज़ की, जिसमें सिडनीज कार्टन सेक्रीफाइस एक इमोशनल कोर की एंगल से दिखाया गया है। फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो आता ही आता है, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, पिप्स की जर्नी है ऑर्फन से जेंटलमैन बनने की, जिसमें बाद टू सेल्फ अवेयरनेस, इसकी फुल एनालिसिस भी मैं लाई हूँ। इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना मैं आपको इसकी समरी दे देती हूँ। वैसे मुझे लगता है आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। और डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको बार बार वीडियो में बीच में हुक्स दूंगी, है ना, ऐसा क्लिक बेट टाइप। तो मैं थंबनेल भी नहीं लगाती हूँ कि इंसान को गुमराह करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है? चलो, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्या है, पिप नाम का एक गरीब ऑर्फन बॉय है जो अपने बहन और उनके हस्बैंड के साथ रहता था, जो एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है? जो एक ब्लैक स्मिथ था, तो उनके साथ रहता था, ठीक है? गरीब था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, है ना, तो क्या हुआ, पिप को एक आदमी मिला जिसका नाम था मैकबेथ। तो उसने उसको हेल्प कर दी मतलब वो इंसान कौन था, वो भागा हुआ प्रिजनर था, और उसने उसकी हेल्प कर दी, किससे, खाने से, कुछ फाइल से। और बहुत सालों बाद क्या हुआ कि जब पिप को ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं गरीब हूँ, मेरे को अब कहीं कुछ कमाना है, करना है, ये वो, तो वो लंदन चला जाता है, और वहाँ उसको लगता है कि मैं जेंटलमैन बन जाता हूँ। तो वहाँ वो मिस हैविसम के घर में बुलाया जाता है, वहाँ जाता है, और उसको लगता है कि जब वो जाता है हैविसम के घर में, तो मैं बताऊँ, मिस हैविसम जो थी वो गॉथिक करेक्टर थी। गॉथिक करेक्टर क्या थी कि वो अपनी वेडिंग गाउन पहने रहती थी बहुत सालों से, मतलब जब से उनकी शादी टूटी उस दिन से वो वेडिंग गाउन ही पहनी थी, वही पहनती रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको वो अंदर से गुस्सा भरी हुई थी कि शादी उनकी टूट गई, समझ रहे हो? तो वो उस गाउन को पहनी रहती थी, और उनकी यहाँ जो उनकी बच्ची थी एस्टेला, उसको भी वो सिखाती थी कि आपको मर्दों से उतना फ्रैंक नहीं होना,
उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि उनकी खुद की शादी टूटी थी तो वो बहुत कोल्ड बिहेवियर में रहती थी, है ना। तो बात क्या हुई कि पिप जब उनके घर जाता है, उनसे मिलता है करता है, वहाँ स्टेला होती है जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, तो वो उसके प्यार में आ जाता है। तो उसको लगता है कि वाओ स्टेला। तो हुआ क्या कि बट एस्टेला उसको भाव नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत कोल्ड बिहेवियर करती है। तो पिप को लगता है कि वो गरीब है, वो जेंटलमैन नहीं है, समझ रहे हो। तो उसको बहुत रईस होना है, इसलिए उसको इज्जत नहीं मिली। बट हुआ क्या कि बाद में चीज़ें ऐसी बनी, मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी जल्दी से। हुआ क्या, ऐसी चीज़ें बनी कि बाद में वो जेंटलमैन भी बन गया, ये जो देख रहे हो आप कि वो ऑर्फन से जेंटलमैन भी बन गया। और जब बाद में उसको रिजेक्ट किया गया, सारी उसको कहानी पता लगी, तो वो सेल्फ अवेयर हुआ, उसको लगा कि जो बात है मतलब जो इंसान है उसको पैसे से ज़्यादा, अच्छा इसमें ट्विस्ट ये था, मैं सॉरी ट्विस्ट ये था कि जो मैकबेथ था, जिसकी मदद उसने बहुत साल पहले की थी, तो जब वो लंदन आया तो उसको रईस बनाने के लिए उसको अचानक से क्या हुआ, पिप को पैसा मिलने लगा। तो उसको लग रहा था कि मिस हेविसम दे रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उसकी बेटी की उससे शादी हो जाए। बट ऐसा नहीं था। जो मैकबेथ था, जिसकी उसने एक समय में मदद की थी, वो उसको पैसा पहुंचा रहा था, और ये बात उसे नहीं पता थी। तो वो रहीश भी हो गया, सब हो गया, सब कुछ चल रहा था। लेकिन बाद में उसको समझ आया कि पैसे से भी ऊपर काइंडनेस, लॉयल्टी और जेंटलमैन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हैप्पीनेस का सोर्स है। अगर मैं बताऊं तो मिस हेविसम को बहुत ज़्यादा एक वन ऑफ द लिटरेचर्स मोस्ट स्ट्राइकिंग गॉथिक फिगर्स में माना जाता है। और अगर आप देखो तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जितनी भी मैंने कहानी बताई थी, ठीक है। अरेस्टेड ग्रीफ की बात हुई है, क्यों कि वो अरेस्टेड ग्रीफ को रिप्रेजेंट कर रही थी। कैसे रिप्रेजेंट कर रही थी, द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव फॉरवर्ड। जैसे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो वेडिंग गाउन ही पहनती रहती थी। क्यों पहने रहती थी, क्योंकि वो उस ग्रीफ को, जो उनकी शादी टूटी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। डैट इज अरेस्टेड ग्रीफ। शी इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ हाउ वेल्थ विदाउट लव और पर्पस बिकम्स करप्शन। आ गया समझ में? अब तो क्लियर हो गया होगा यार, हो गया ना, ठीक है। मिस हेविसम रेस्ड स्टेला विद अ स्पेसिफिक purpose to break men's heart as a revenge of what was done to her, ठीक है। स्टेला इज नॉट अ विलन, शी वॉज विक्टिम ऑफ मिस हेविसम्स बिटरनेस। अब मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि उनकी शादी टूटी, उसका एज अ रिवेंज उन्होंने अपनी बेटी स्टेला को बताया कि तुमको भी मर्दों के दिल तोड़ने हैं। क्या, क्यों तोड़ने हैं? क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहती थी। तो वो विलन नहीं बनी स्टेला, बट वो विक्टिम बनी मिस हेविसम की बिटरनेस, करवाहट का, ठीक। शी हैज़ बीन ट्रेन्ड सिंस चाइल्डहुड टू फील नथिंग। दिस इज वाई पिप्स लव फॉर एस्टेला इज डूम्ड। ही लव समवन हु वॉज इंजीनियर्ड नेवर टू लव बैक। आ गया समझ में? इसमें ट्विस्ट क्या आया? इसमें ट्विस्ट ये आया कि द मिस्टीरियस बेनिफैक्टर इज नॉट मिस हेविसम, इट्स एबल मैकबेथ, जिनकी मैं बात कर रही थी, जो जिसकी मदद उसने बहुत पहले की थी, वही था। मैकबेथ वॉज ट्रांसपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, वर्कड हार्ड एंड ग्रू वेल्दी. He used all his money to create a gentleman out of Pip as a form of gratitude and pride. This reveal is not just a plot twist, it's Dickens class critique. ये डिकेंस का क्लास क्रिटिक भी था। ऐसे करके जो प्लॉट ट्विस्ट को रिवील किया है ना, वो डिकेंस का क्लास क्रिटिक भी था। द सोर्स ऑफ पिप्स जेंटलमैनली वेल्थ इज कन्विक्टेड क्रिमिनल स्लेवर. The entire Victorian fantasy of self-made gentlemen is shown to be built on uncomfortable hidden foundations. आ गया समझ में? अगर नहीं आए, एक बार ये जो लिखा हुआ है इसको जब खुद से पढ़ोगे तो सब याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, क्योंकि आई थिंक कि आप इतने बड़े बच्चे हो जिनको एक एक बात बिल्कुल ऐसे नहीं समझानी होती है कि बेटा छोटा आ बड़ा आ, ऐसे नहीं समझानी होती है ना। आपको बता देनी होती है कि हाँ बस ये होता है, ये होता है, ये होता है, समझ रहे हो? मैं तो यही मानती हूँ। पिप्स स्नोबरी क्या है, जो सेंट्रल मॉरल फेलियर है वो ये है कि व्हेन पिप्स बिकम्स अ जेंटलमैन इन लंदन ही बिगिंस टू फील अशेम्ड ऑफ हिज ओरिजिन। उसको
वो ऐसा फील होने लगा कि उसके ओरिजिन्स खराब हैं. ही इज एम्बेरस्ड व्हेन हिज काइंड हार्टेड ब्रदर इन लॉ जो विजिट हिम इन लंदन. ही लुक डाउन ऑन द हॉनेस्ट वर्किंग लाइफ ही केम फ्रॉम. दिस इज नॉवल सेंट्रल आयरनी. इसमें सेंट्रल आयरनी भी यही थी कि पिप्स की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी उसको मॉरली वर्स बना दिया, ना कि बेहतर बनाया, क्योंकि वो अपनी जहाँ से जुड़ के उठा था उसी पे अशेम्ड फील करने लगा था, है ना. कोई इंसान ज़मीन से उठा और ज़मीन को ही तवज्जो ना दे तो ये तो ख़राब बात हो गई ना. तो यही क्या थी, सेंट्रल आयरनी थी कि वो जेंटलमैन बनने के बाद भी वो ग्राउंडेड नहीं रह पाया. वो अपने ओरिजिन से ही प्रेज नहीं कर पाया, अशेम फील करने लगा. ठीक है, शेम फील करने लगा. ठीक है. हिज मॉरल रिकवरी कम्स when he learns the truth about Magwitch and chooses loyalty over social respectability. आ गया समझ में. नैरेटिव टेक्निक इसमें क्या यूज़ हुई है, इसमें जो पूरे नॉवल में टेक्निक यूज़ हुई है उसको आपके याद रखना है. डेट इज़ फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव नरेशन एंड एडल्ट पिप्स लुकिंग बैक ऑन हिज चाइल्डहुड एंड यूथ. दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव की पीछे अपने चाइल्डहुड की तरफ देख रहा है ना. This creates a powerful dramatic irony. We see naive child Pip making mistake that adult Pip and the reader can see clearly. आपको भी समझ आ गया होगा. The narrator can be gently self-mocking about his younger self. अब इसकी दो एंडिंग्स है. The two endings आपको जाननी है. Dickens originally wrote an ending where Pip and Stella meet briefly but go their separate ways permanently. पहली ये है. This is widely considered और ये बेटर भी है, ऑनेस्ट एंडिंग भी है. ठीक. बट उनके जो फ्रेंड हैं एडवर्ड वल्वर लाइटन, उन्होंने जब मैंने स्क्रिप्ट फील किया तो वो बहुत अनहैप्पी, मतलब बहुत निराश हुए. उन्होंने डिकेंस को बोला कि इसको रिवाइज करो और एक और एम्बिगुअस एंडिंग दो जो हिंट करे एक पॉसिबल रीयूनियन की तरफ. तो इस पे जो जीवी शॉ थे फेमसली प्रिफर्ड द ओरिजिनल. बोथ एंडिंग्स एंड लाइटन्स रोल आर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन ये आते हैं जिनको मैंने आपको समझा दिया है. अगली बात जो अगर हम करें मेजर विक्टोरियन नोवेलिस्ट जिनके बारे में और जानने की ज़रूरत है वो हैं हमारे जॉर्ज इलियट, जिनका रियल नेम था मैरी एन इवेंस, जो एक फ़ीमेल थी. यस, जॉर्ज इलियट एक पेन नेम था केवल, क्योंकि विक्टोरियन इंग्लैंड जो था वो वुमेन राइटर्स को सीरियसली नहीं लेता था, तो उन्होंने मेल पेन नेम के अंडर काम किया और उनका रियल नेम मैरी एन इवेंस जॉर्ज इलियट के नाम पे, पेन नेम पे चलता आ रहा था. उनके नॉवेल्स जो थे वो डिफाइन करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल डेप्थ को. शी डज नॉट जस्ट शो व्हाट कैरेक्टर्स डू बट एग्जैक्टली वाई दे डू. क्या कैरेक्टर्स करते हैं वो नहीं, बल्कि वाई, क्यों करते हैं वो दिखाती थी. वॉट दे फील इनसाइड एंड हाउ देयर मॉरल चॉइसेस शेप देयर फेथ. उनकी डेस्टिनी कैसे उनके मॉरल चॉइसेस बनाती है. ठीक है. तो आपको इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाके लिखती थी, मतलब कैरेक्टर्स की दिखाती थी कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसे उनकी मॉरल चॉइसेस उनका फेथ बना रही हैं. वो उनका जो मास्टरपीस है मिडल मार्च, जिसको आपको याद रखना है. मल्टी स्टोरी नॉवल सेट इन अ फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड्स टाउन centered on a Dorothea Brooke, a woman of great idealism trapped in the loveless marriage to a dry scholar Casaubon. ठीक. वर्जीनिया वुल्फ ने इनको क्या कहा. वर्जीनिया वुल्फ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक फेमिनिस्ट राइटर है. और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में अगर आप और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, अच्छे तरीके से मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री जो आपको इंटरेस्टिंग वे में लगे, तो मैं यहाँ पे आप जो बेल आइकन आता है उस पर एक वीडियो लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिस सीरीज़ का नाम है द डेंजरस माइंड. ठीक है. वर्जीनिया वुल्फ ने उनको क्या कहा है, वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर एडल्ट माइंड्स. एडल्ट माइंड्स के लिए लिखा गया हुआ
एक ऐसा नॉवल किनके द्वारा लिखा हुआ, जॉर्ज इलियट मैरी एंड इवेंस के द्वारा लिखा हुआ, उसको वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि ये ऐसा नॉवल है जो एडल्ट माइंड्स के लिए लिखा गया है। ठीक, हर सिग्नेचर टेक्निक इज़ फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, दैट इज, आप लिटरेरी टर्म्स में अभी मैं आपको समझा दूंगी, फ्री इनडायरेक्ट टोर्स, और इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं द मिल ऑन द फ्लॉस, एडम बेड एंड स्लैश मार्नर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अभी जैसे मैंने बोला कि वो मैं लिटरेरी टर्म्स के सेक्शन में समझा दूंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, वो मैं अभी समझाऊंगी। मैं जब अलग से आपको चीज़ लाई हूँ, इतनी लंबी पीपीटी बना के लाई हूँ, तो उसका मेरा कोई मकसद होगा ना। और जैसे जो बच्चे डे 6 में रहे होंगे उनको मैं बताऊँ, जैसे मैंने विक्टोरियन एज पढ़ाया आपको, ठीक है, तो विक्टोरियन एज में मैंने आपको सब बताया था ये कि अर्ली विक्टोरियन है, मिड विक्टोरियन है, लेट विक्टोरियन है, सारी उसकी मेन जो चीज़ें थी सब बताई थी। मतलब एक तरह से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर की हैं। इनकेस आपने नहीं देखा है, आपको देखना है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, वैसे जाएंगे चैनल पे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने कल क्या किया था कि इन राइटर्स को सबको एक साथ बता दिया था। एक साथ बताने का मतलब क्या था मेरा, कि ऐसे टेबल फॉर्म में बता दिया था, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आप टेबल्स देख रहे हो ना, ऐसे मैंने आपको टेबल फॉर्म्स में बता दिया था। जैसे आप ये देख रहे हो, ये चार्ल्स डिकेंस का आज मैंने कम से कम 20 मिनट तो पढ़ाया है ना चार्ल्स डिकेंस के बारे में, 20-25 मिनट। ऐसे ही मैं जॉर्ज इलियट को कवर कर रही हूँ, समझ रहे हो। तो मैं डिटेल पे भी जा रही हूँ, मैं डेप्थ पे भी जा रही हूँ, बट आपको पेशेंस रखना है। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और वो वीडियो छोटी सी भी रहेगी, वो वीडियो आपके तुरंत दिमाग में भी, क्योंकि मुझे मालूम है एक बच्चे की कैपेसिटी, हम जब पेडागोजी कल अप्रोच लगाते हैं, चीज़ें देखते हैं कि बच्चे की कितनी कैपेसिटी है। मैं एक दिन में आपको पूरी, ये नहीं कहूँगी ना पूरी बैठो रामायण एक दिन में पढ़ लो, नहीं, वो भी आप देखते हो कि उसमें भी लग जाता है 1.5 दिन। तो हर चीज़ एक लिमिट अपने इसमें होती है, ठीक है। चलो, जॉर्ज एलियट समझ आ गया। थॉमस हार्डी के बारे में अगर हम पढ़ें तो हार्डी का जो फिक्शनल वर्क है जिसको हम कहते हैं वेसेक्स, ये बेस्ड है किस पे, ऑन द रियल डॉर्सेट रीजन ऑफ साउथ वेस्ट इंग्लैंड, ठीक। हिज नॉवेल्स आर डिफाइंड बाय ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म, इनकी जो थीम है वो, अब जैसे आप, मुझे उम्मीद तो नहीं है, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो। क्या करना है आपको, जैसे अब आपको मैंने थॉमस हार्डी बोला तो आपको पॉइंटर्स बनाने हैं, क्या, फिक्शनल वर्ल्ड, वेसेक्स, थीम, ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म। तो इससे क्या होगा कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये आपको करना है अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं। चलो, द बिलीव दैट फेथ, circumstance and social convention are more powerful than individual will। थॉमस हार्डी का क्या मानना था कि जो ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि एक इंसान की इंडिविजुअल विल वो ज़्यादा पावरफुल होती है, किससे, हमारी किस्मत से, फेथ से, सर्कमस्टांस से, हमारी जो सिचुएशन है, सोशल कन्वेंशन से ज़्यादा पावरफुल क्या होती है, इंडिविजुअल विल। कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है अगर उसने ठान ली तो, उसको ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या कहती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। हिज कैरेक्टर्स वॉन्ट अ बेटर लाइफ बट आर क्रस्ड बाय फोर्सेस दैट दे कांट कंट्रोल। ऐसे ही अगर आपने ये पढ़ा हो द टेस्ट ऑफ ड'अर्विलेस, अगर आपने पढ़ा हो, मुझे उम्मीद है कि पढ़ा होगा, तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि जिसको सबटाइटल भी आप देखते हैं कि वुमेन, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड was direct provocation, calling a woman who had been sexually violated pure, जिनका प्योर चैलेंज विक्टोरियन सेक्सुअल मैरिटली हैड ऑन, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि उतना टाइम आपका नहीं लूँगी, बट मैं आपको चलो होमवर्क देती हूँ। ये मैं आपको होमवर्क ये देती हूँ कि ये वाला जो इनका वर्क है, टेस्ट ऑफ द ड'अर्विलेस, ये आप होमवर्क में पढ़ना, ठीक है। अब एक बात और आती है कि इन केस यू वांट लाइव क्लास यू कैन कमेंट डाउन, अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे, वरना हम ये ऐसे
ऐसे ही ठीक है, ठीक है, क्योंकि वेव की बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये क्या है? ये अटैक करता है द क्लास वेरियर्स इन द एजुकेशन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज so savagely that Hardy received such vicious criticism he never wrote another novel। ये वाला जो वर्क था, इसमें इन्होंने इतना क्रिटिसिज्म झेल लिया कि इसके बाद इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इस पे किस पे अटैक किया था? क्लास वेरियर्स पे। क्लास वेरियर्स कहाँ पे थे? एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में थे, ठीक, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ही स्पेंट हिज फाइनली डिकेड्स राइटिंग ओनली पोइट्री। उसके बाद उन्होंने सिर्फ पोइट्री लिखी, जिनके और वर्क्स आप समझ सकते हैं। फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ किस्टर ब्रिज, ठीक। अगली बात अगर हम देखें चार्ल्स ब्रॉन्टे, तो यहाँ पे आप जानिए कि जेन आयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी नॉवेल्स ऑफ विक्टोरियन एज। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल प्रोटेगनिस्ट रिफ्यूज टू बी पैसिव। यहाँ पे वो पैसिव नहीं रही। जीन इंसिस्ट ऑन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। देख रहे हो अब जो आप सीख रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बचा के रखनी चाहिए, ये बात वहीं पे हो रही है, ठीक है। जीन इंसिस्ट ऑन हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोरल इंटीग्रिटी इवन व्हेन इट कॉस्ट हर एवरीथिंग। जब सब कुछ लुट गया फिर भी उन्होंने मॉरल इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखा। समझ रहे हो? शी लीव्स द मेन शी लव्स, रेदर देन कंप्रोमाइज हर प्रिंसिपल्स। तुम सोचो क्या क्या रहे होंगे ये शख्सियत, समझ रही हो? द नॉवेल्स गोथिक एलिमेंट इज द मिड वुमेन इन द एटेक। अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है, ठीक। रोचेस्टर्स की पहली वाइफ बर्था मेसन, जो अपने आप को लॉक रखती है थॉर्नफील्ड हॉल में, जिनको आप मान सकते हैं जो बन गई थी सेंट्रल टू पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट क्रिटिज्म, जिसमें आप देखते हैं कि एक फेमस लाइन भी आती है, रीडर आई मैरिड हिम is remarkable for its directness. Jane addresses the reader personally, claiming her own story. उन्होंने अपनी ही स्टोरी बताई है। तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे इस्मत चुगताई है ना, अगर मैं कहूँ अमृता प्रीतम है ना, ये ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके बारे में लड़का हो लड़की कोई भी हो, हर किसी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक। और जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही थी द डेंजरस माइंड, उसमें भी वही खासियत थी कि उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिनकी आप कहानियाँ तो पढ़ लेते हैं पर उनके बारे में नहीं जान पाते, समझ रहे हैं? तो उनमें से ये एक है। अगली बात अगर हम करें तो अगली बात हम करने वाले हैं एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे ये चार्लोट ब्रॉन्टे थी, ये एमिली ब्रॉन्टे हैं। शी रोट ओनली वन नॉवेल, इनका एक ही नॉवेल था व्यूदरिंग हाइट्स, जो आपके सिलेबस में भी होता है और आपको पढ़ना भी चाहिए। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन लैंग्वेज, मोस्ट पावरफुल नॉवेल आप मान सकते हैं जो लैंग्वेज के मामले में था। हिटक्लिफ जिसमें करेक्टर था इज़ द आर्किटाइपल, हिटक्लिफ आर्किटाइपल था, सॉरी आई सेड एक करेक्टर था, नहीं, ठीक। व्यूदरिंग हाइट्स आपको पढ़ना है। इसमें बायरनिक हीरो मैंने आपको कल क्या बताया था? बायरनिक हीरो बताया था, एक ऐसा हीरो जो आप मान सकते हैं डार्क भी है, पैशनेट भी है, ब्रूडिंग भी है, सोशली मार्जिनलाइज्ड भी है और ड्रिवन बाय ऑब्सेसिव लव एंड देन बाय कोल्ड रिवेंज। मतलब वो हीरो बनने की उसमें सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी वो एक थोड़ा सा कोल्डनेस है उसमें, ठीक। बायरनिक हीरो। द नॉवेल्स स्ट्रक्चर इज फेमसली कॉम्प्लेक्स, जिसमें लॉकवुड एक सिटी जेंटलमैन रेंटिंग नियर बाय इज द आउटर नरेटर हु रिकॉर्ड्स द स्टोरी टोल्ड टू हिम बाय नेली डेन, the housekeeper who witnessed everything, and this double frame narrative creates distance we never hear Heathcliff to Catherine speak for themselves. We only know them through others' memory. The wild moorland landscape mirrors the turbulent emotional world of the characters.
एमिली ब्रोंटे का व्यूथरिंग हाइट्स। जिनने पढ़ा होगा उनको ये बात समझ आ गई होगी, जिनने नहीं पढ़ा है तो बेटा मैं आपको ये इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको व्यूथरिंग हाइट्स पढ़ना है, ठीक, आपको पढ़ना है, आपको होमवर्क है ये। अगली बात अगर हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं विलियम मेकपीस थेकरे। अगर देखो समझाने को मैं आपको ये समझा सकती हूँ, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ एमिली ब्रोंटे का व्यूथरिंग हाइट, बट मैं नहीं समझाऊंगी। क्यों नहीं समझाऊंगी? आई वॉन्ट कि आप उस वाले जोन में जाएं जहाँ आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से रिसर्च करके पढ़ रही हैं, समझ रहे हो? मेरे से पढ़ना है तो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको एक अलग वीडियो में आके बता दूँगी, समझा दूँगी। बट आप खुद से थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें जानने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, आपको आगे जाके ये सब, आप जिस एग्ज़ाम को निकालने जा रहे हो उसमें आपको यही करना है कि आगे जाके भी किसी को पढ़ाना ही है, समझ रहे हो? जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक काम कैसे चलेगा, ठीक। इनका अगर हम वर्क देखें वैनिटी फेयर, जो सबटाइटल्ड है अ नॉवल विदाउट हीरो, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इनकी दुनिया में इनको ऐसा लगता था नो बडी इज ट्रूली वर्चुअस। द सेंट्रल कैरेक्टर वेकी शार्प इज वन ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर्स ग्रेट एंटी हीरोइंस. She is witty, calculating, ruthlessly ambitious. She uses her beauty and intelligence to climb the social ladder from poverty. Her foil is Amelia Sedley, who is sentimental, passive, conventionally moral, and Thackeray's satire is colder and more cynical than Dickens. आ गया? Where Dickens believed in the possibility of goodness, Thackeray was more skeptical. इतनी बात याद रखना। विल्की कॉलिंस की अगर मैं बात करूं तो कॉलिंस के दो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। पहला है द वुमेन इन द वाइट, जिसको आप द फर्स्ट सेंसेशनल नॉवल बोल सकते हो, नॉवल ऑफ सस्पेंस, सीक्रेट्स एंड क्राइम इन अ डोमेस्टिक सेटिंग। और वहीं पे द मून स्टोन, जो माना जाता है द फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल इन द इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। टी.एस. इलियट ने कहा, क्या कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा है, ओ सॉरी फ्रेम हट गया था। टी.एस. इलियट ने कहा है द फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल्स। किसके लिए कहा था? द मून स्टोन के लिए कहा था। कॉलिंस यूज्ड multiple narrators, different characters tell the same events from their own perspective, creating varying layers of reliability. This technique influenced crime fiction for over a century. क्राइम फिक्शन के मामले में आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक्चुअली मेरा हाथ जो है वो पिछले 1 घंटे से एक पोजीशन में रह नहीं पा रहा है, तो इसलिए आपको ये फ़ोन, ये फ्रेम थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। एलिजाबेथ गेस्किल। गेस्किल वॉज द वॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड वर्कर्स। इंग्लैंड वर्कर्स से रिलेटेड जो वॉइस है वो किसकी है? एलिजाबेथ गेस्किल की। मैरी वार्टन शोड द डिस्परेट पॉवर्टी ऑफ मैनचेस्टर मिल वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। वहीं पे जो उनका वर्क है नॉर्थ एंड साउथ, कॉन्ट्रास्ट द रूरल एग्रीकल्चर साउथ ऑफ इंग्लैंड विद इंडस्ट्रियल नॉर्थ, जो एक फिक्शनल आप मान सकते हो, फिक्शनल मिल्टन, that's the Manchester. The heroine Margaret Hill moves north and gradually learns to understand the respect the mill workers and even their mill owner employer Thornton. Okay. Gaskell was also Charlotte Bronte's close friend. She wrote the life of Charlotte Bronte, the first major biography of Anne Bronte's. आई होप आपको ये चीज़ें समझती आती जा रही होंगी। अगली बात अगर हम करें रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की, तो इनका जो वर्क है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडल इज द मोस्ट फेमस लिटरेरी एलिगरी ऑफ विक्टोरियन डिवाइडेड सेल्फ। ये डिवाइडेड सेल्फ हाईलाइट कर रही हूँ, नोट करते जाओ। Dr. Jekyll, a respectable scientist, discovers a potion that transforms him into Edward Hyde. His repressed, violent, morally unchanged alter ego, जो हमको दिख रही थी। स्टीवेंसन जो लिखते हैं पहला ड्राफ्ट इन 6 days ड्यूरिंग अ फीवर।
ये माना जाता है कि उन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट 6 दिनों में फीवर के दौरान भी लिखा था। रीड थ्रू अ फ्लूडियन लेंस। अगर हम जानें तो जेकिल्स इज़ द सुपर ईगो हु इज़ सिविलाइज्ड कंट्रोल्ड। वहीं पे हाइडी जो था वो आइडिया था, मतलब इंस्टिंक्टल था, अनरेस्ट्रेंड था। और अगर हम और ब्रॉडली देखें तो नॉवल इज़ रीड एज अ क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन हिपोक्रेसी, द गैप बिटवीन द रिस्पेक्टेबल सरफेस एंड द हिडन डिज़ायर्स अंडरनीथ। तो इनके बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगली बात अगर हम देखें एंथनी ट्रोपोल, तो ये जाने जाते हैं बेरसेट्स हायर क्रॉनिकल्स के लिए। इनको आप याद रख सकते हैं, जो इंक्लूड करते थे वाइचेस्टर टॉवर्स, द वार्डन and the Palliser novels about politics. Tropole was the famous for his systematic discipline. He reportedly wrote 1000 words before breakfast every morning. समझ रहे हो? आपसे तो 10 वर्ड भी नहीं लिखे जाएंगे, 10 वर्ड सोचते रह जाओगे कि आज क्या लिखें, आज क्या लिखें, आज क्या लिखें। ये 1000 वर्ड लिखते थे बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से भी पहले। आप तो नाश्ते से पहले 10,000 रील देखने को तैयार हो जाओगे। His novels offer detailed sympathetic portraits of Church of England and the world of Victorian politics, जो डिकेंस से कम ड्रामेटिक थी बट ज़्यादा प्रेज की गई उनके रियलिस्टिक हरीड अनहरीड सोशल ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हुआ क्या कि जो इंग्लैंड का नॉवल था उसको एक स्पेशल कैटेगरी मिल गई। क्यों मिल गई कि 1839 में जो सोशल क्रिटिक थे हमारे थॉमस कार्ले, उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जिसको कहा गया चार्टिज्म, इन विच ही आस्क्ड, जिसमें उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड इज बिकमिंग द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल पावर, सो वाई आर सो मेनी ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन माइजरी। दिस बिकेम नोन एज द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन। इनके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। हुआ क्या था कि इन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इतनी ख़राब क्यों हो रही है। ख़राब मतलब इंडस्ट्रियल पावर में ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो माइजरी में क्यों जी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो था वो बन गया द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन। A group of Victorian novels took this question as a central subject. They are called social problem novels और condition of England novels। और इस पे जो लिख रहा था उनको वर्क को social problem novels या condition of England novels की कैटेगरी में रख दिया गया। They deal directly with the human cost of industrialization। ये जो human cost लग रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते होते, जिसमें चाइल्ड लेबर, वर्क एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्राइक्स, पॉवर्टी एंड क्लास इक्वलिटी, सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी। अब इसमें जो बेंजामिन डिज़राइल आए हैं जिनका आप वर्क देख सकते हैं, द टू नेशंस, साइबिल या टू नेशंस 1845 का। द टाइटल रिफर्स टू द डिसरेलीज आर्ग्यूमेंट दैट इंग्लैंड हैड स्प्लिट इंटू टू कम्प्लीटली सेपरेट नेशंस। इनका कहना था कि जो इंग्लैंड है वो दो अलग अलग नेशंस में बट चुका है, द रिच एंड द पुअर, एक रिच एक पुअर, हु न्यू नथिंग ऑफ ईच अदर्स लाइफ, जिनको एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम है, एक अमीर है एक गरीब है, जिनको आपसी बारे में नहीं मालूम है। द फ्रेज टू नेशंस एंटर्ड परमानेंट यूज इन इंग्लिश पॉलिटिकल वोकैब। डिज़रेली लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रखना, ठीक है। दिस नॉवल इज़ अ पार्ट ऑफ यंग इंग्लैंड ट्रायलॉजी। जो यंग इंग्लैंड ट्रायलॉजी है उसका ये पार्ट है। एलिजाबेथ गेस्किल अगेन, जिनका मैरी बर्टन अभी हमने पढ़ा था, जो किसके लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। मैनचेस्टर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी थीम पे रखा गया था, जो हमें पोर्ट्रे कर रहा था पॉवर्टी ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द गैप बिटवीन वॉट मिल वर्कर एक्सपीरियंस्ड एंड वॉट देयर वेल्दी एम्प्लॉयर्स अंडरस्टूड। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूँ एलिजाबेथ गेस्किल की, जिनका जो वर्क अभी हमने देखा नॉर्थ एंड साउथ, वो बता रहा है, एक और हमें बेहतर व्यू दे रहा है इंडस्ट्रियल मिल ओनर थॉर्टन के बारे में, जो टू बी स्टर्न बट नॉट एविल एंड द मार्गरेट हिल कम्स टू अंडरस्टैंड बोथ साइड ऑफ लेबर डिस्प्यूट, वन ऑफ द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। ठीक, चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स अगेन, जो वहाँ के चीज़ों के बारे में बता रहा है कि
इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते क्या चीज़ें हो रही थी। फोकस है स्पेसिफिकली ऑन द एजुकेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। हाउ यूटिलियन फिलोसफी, मतलब नथिंग बट फैक्ट्स dehumanizes children and workers alike. Mr. Gradgrind suppresses all imagination and emotion in favor of cold facts and statistics. इसमें आपको ट्रैप क्या मिल सकता है? ये ट्रैप मिल सकता है, ये जो साइबल है द टू नेशंस, ये डिज़रायली ने लिखा है, ना कि डिकेंस ने। इतनी बात याद रखना, ठीक। इसलिए भी लोग डिकेंस मान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हार्ड टाइम्स डिकेंस ने लिखा है तो ये टू नेशंस भी लिखा हो, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड में डिकेंस का ज़्यादा बोलबाला रहा है। अगर हम की नैरेटिव टेक्निक्स की बात करें विक्टोरियन नॉवल में, कि विक्टोरियन नॉवल में क्या टेक्निक्स यूज़ होती थी, तो ओमनिशेंट नैरेटर होता था। ओमनिशेंट नैरेटर का मतलब है कि नैरेटर को सब कुछ पता होता था। नरेटर को सब कुछ पता होता था। नरेटर नोज एवरीथिंग, व्हाट एवरी कैरेक्टर्स थिंग्स, फील, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। द नरेटर कैन मूव फ्रीली बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर माइंड्स। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ विक्टोरियन रियलिज्म। ये विक्टोरियन रियलिज्म का डिफ़ॉल्ट मोड बन गया था। ये किस किस में यूज़ हुआ है? ये मिडल मार्च में यूज़ हुआ है, वैनिटी फेयर में यूज़ हुआ है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में यूज़ हुआ है। कौन सा ये थीम, क्या स्टाइल यूज़ हुआ है? ओमनिसेंट नैरेटर का। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जिन बच्चों की आंखें बंद हो गई हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो एक गिलास पानी पी लें, जल ले लीजिए, थक गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते, और फिर से जान लें कि हम पढ़ रहे हैं की नैरेटिव टेक्निक्स इन द विक्टोरियन नॉवल, ठीक है। द ओमनिसेंट नैरेटर ऑफन हैज़ अ डिस्टिंक्ट वॉइस दैट इज़ मोरली इंगेज, समटाइम्स आयरनिक। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, दैट इज FID। FID क्या है? दिस इज अ सटल बट पावरफुल टेक्निक। ये टेक्निक में क्या होता है? नरेटर स्लाइड्स इनटू द कैरेक्टर्स थॉट विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स और फ्रेजेस। लाइक अगर आप यूज़ कर सकते हैं कि शी थॉट, उसने सोचा, मतलब कोई कोटेशन नहीं दी कि उसने क्या सोचा क्या, बल्कि डायरेक्ट फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। आप करेक्टर्स के थॉट्स में पहुंच गए। और ही सेड टू हिमसेल्फ, द करेक्टर्स इनर वॉइस एंड द नरेटर्स वॉइस मर्ज। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर नरेटर लिखता है इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, वॉट अ परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग, नॉट डैट शी डिजर्व्ड वन। तो इसमें क्या हुआ कि राइटर नरेटर करेक्टर के दिमाग में पहुंच गए, थॉट्स में पहुंच गए। यहाँ वो ये नहीं बता रहा है कि उसने ऐसा बोला, समझ रहे हो? वो एक ऐसी कोट, ऐसी लाइन जो आपको डायरेक्ट उसके करेक्टर्स के थॉट में पहुंचा दे, दैट इज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। वी कैन नॉट बी श्योर इफ द लास्ट क्लॉज इज द नरेटर्स सार्केज्म और अनदर करेक्टर्स थॉट। आप नहीं पहचान पाएंगे, जैसे ये लाइन है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, वॉट अ परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग, नॉट डेट शी डिजर्व्ड वन। तो यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरा कैरेक्टर ये उनके लिए बोलना चाह रहा है। ये बताओ कौन से उसमें हो सकती है, ये वाली लाइन कौन से वर्क में हो सकती है? अभी मैंने पढ़ाया था ना कुछ, बताओ, कमेंट डाउन करो। अगली बात जो हम कर रहे हैं, दिस एम्बिग्विटी इज द टेक्निक। जॉर्ज इलियट इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ FID इन द विक्टोरियन लिटरेचर। ठीक, जॉर्ज इलियट का पूरा नाम बताना, पेन नेम नहीं, उनका असल नाम। फर्स्ट पर्सन रिट्रोस्पेक्टिव नरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया भी था डेविड कॉपरफील्ड में। इसमें क्या हो रहा है कि पास्ट में बच्चा जा रहा है, पास्ट की चीज़ें हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में भी देख रहे थे। ये क्या क्रिएट करता है? ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है। द नरेटर इज अ करेक्टर इन द स्टोरी लुकिंग बैक ऑन द पास्ट इवेंट फ्रॉम द प्रेजेंट। इफ़ यू वांट कि मैं इसे और स्लो पढ़ाऊँ, और स्लो पढ़ाऊँ, और आराम आराम से एक एक चीज़ समझाऊँ, तब भी कमेंट डाउन कर देना, अपनी फीडबैक दे देना, मैं और आराम से समझा दूंगी। बट मुझे लगता है कि आपको उतने आराम से सुनने की आदत नहीं होगी 2x वाली दुनिया में। तो मुझे लगता है आप चाहते होंगे कि आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएं, समझा दी जाएं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फ्रेम नरेशन क्या है? फ्रेम नैरेटिव ये है कि अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। अब फ्रेम नैरेटिव जो है ये पूछा जाता है कि ये कौन सी एज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। इसमें जो आउटर नैरेटर है वो इंट्रोड्यूस करता है इनर नैरेटर से, जो असल स्टोरी बता रहा होता है। जैसे व्यूदरिंग हाइट्स, जो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें क्या है, लॉकवुड जो है वो आउटर करेक्टर है, और वो रिकॉर्ड क्या करता है, जो नेली डेन जो इनर करेक्टर है उनके बारे में बताता है।
technique creates distance and raises question about reliability. आ गया समझ में? आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, आधे घंटे बाद देखना, आ जाएगा. अभी आपका दिमाग हो सकता है भर गया हो. बिल्डिंग्सरोमन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम जर्मन. लिटरेरी नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, आप ये मान सकते हैं. नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, अ नॉवल दैट फॉलोज अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी, ट्रेसिंग देयर मॉरल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. एक ऐसा नॉवल ऑफ फॉर्मेशन मतलब जहाँ पे इंसान फॉर्म हो रहा है, तो यूथ से मैच्योरिटी तक कैसे उनके मॉरल्स चेंज हो रहे हैं, कैसे उनका साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेंज हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस टेक्निक के साथ जो लिखना है ना. जैसे पहले बच्चे की इनोसेंस दिखाई जा रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, फिर धीमे धीमे उसका जो नज़रिया चेंज हो रहा है, वो कैसे चीज़ें मॉरली एक्सेप्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, डैट इज़ ऑल कम्स अंडर द बिल्डिंग्सरोमन. ठीक. ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आपने देखा पेप्स की इनोसेंस, उसके बाद कि वो गलतियां भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंस को सफ़र करके सेल्फ नॉलेज पे आ जा रहा है, डैट इज़ बिल्डिंग्सरोमन. कैरिकेचर टेक्निक्स जो मैंने बताई कि एग्जग्रेट कर देना एक डोमिनेंट ट्रेट ऑफ करेक्टर until they almost become the symbol of that trait. मतलब एक इंसान की खूबी या खामी को इतना बड़ा चढ़ा के बता देना कि उस इंसान को आप उस ट्रेट से जानने लगो. ठीक है, वो क्या है? कैरिकेचर. डिकेंस मोस्ट फेमस टेक्निक, डिकेंस बहुत यूज़ करते थे. ये क्या करती है? ये इमीडिएटली रिकग्नाइजेबल मेमोरेबल कैरेक्टर बना देती है. जैसे आपको किसी कहानी में बता दिया जाए कि अरे वो इंसान, वो खड़ूस इंसान, ठीक है. अगर मैं आपसे कहूँ कबीर सिंह, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा वो कबीर सिंह. समझ रहे हो? वो मतलब आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आप तुरंत पहुँच जाएंगे वहाँ. ठीक है. द डेंजर ऑफ कैरिकेचर इज डेट इट कैन सेक्रीफाइस साइकोलॉजिकल डेप्थ, विच इज़ वाई क्रिटिक्स लाइक Henry James found Dickens' characters less convincing than those of George Eliot. ठीक. अब कुछ हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं, जो आपको समझने हैं. वो ये हैं कि डिकेंस की पहली पब्लिश्ड बुक मैंने आपको क्या पढ़ाई? स्केचेस बाय बॉच. डिकेंस की शॉर्टेस्ट नॉवल कौन सी पढ़ाई है? हार्ड टाइम्स. डिकेंस को का जो डेविड कॉपरफील्ड है उसको उन्होंने क्या कहा है? फेवरेट चाइल्ड का है. तो ये जो है ये डायरेक्ट MCQ टारगेट्स हैं, है ना. तो इनको एक एक बार आपको ऐसे या तो आप नोट डाउन कर लो या ऐसे वीडियो पॉज करके पढ़ते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक. क्योंकि ये सारा मैंने अभी आपको पढ़ाया है. इसमें व्यूदरिंग हाइट्स में आपको याद रखना है आउटर और इनर वाला कौन कौन सा है. फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल कौन सा है? मूनस्टोन है. फर्स्ट सेंसेशन नॉवल कौन सा है? द वुमेन इन वाइट है. ठीक है. ये चीज़ें आपको देख के रखनी है. इसके साथ में अगर मैं बात कहूँ कि ये आपके लिए एक क्विक टेबल भी है रेफरेंस के लिए, जिसके लिए आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि जैसे डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट हो गया, निकोलस निकलेबे हो गया, डॉम्बेस सन हो गया, डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ब्लीक हाउस हो गया, तो उसके ईयर हैं, उसका सोशल टारगेट है, उसके की कैरेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं. तो ये स्मार्ट टेबल आपके रेफरेंस के लिए हैं कि आप जब रात को सोने जाएँ या कुछ करने जाएँ तो ये टेबल आप अपने पन्ने पे अपने हाथ से जब उतारेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और वो बना के आप अपने दीवार पे लगा लीजिए और पढ़ते रहिए. आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. तो आप वीडियो पॉज करिए और ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, ये अगर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँ, आप प्रिंट भी करा लो, तब भी उतना मतलब नहीं बनेगा. आप हाथ से लिखिए, आपको चीज़ें याद होंगी और आप इसको लगा लीजिए. ये सारे हैं. ठीक है. तो वीडियो पॉज करके आपको ऐसे कर लेना है. ऐसे ही जॉर्ज इलियट के हैं, थॉमस हार्डी के हैं, चार्ल्स ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, सबके हैं. ठीक है. जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं सबका ही इसमें है. लिटरेरी टर्म जिनके बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बिल्डिंग्सरोमन के बारे में पढ़ाया, सेंसेशन नॉवल नहीं पढ़ाया. सेंसेशन नॉवल क्या होता है? अ नॉवल कंबाइनिंग रियलिस्टिक डोमेस्टिक सेटिंग्स विद द सस्पेंस, सीक्रेट्स, क्राइम एंड शॉकिंग रेवलेशंस, डिज़ाइन टू प्रोवोक इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स. ठीक है. एक ऐसा नॉवल जिसमें रियलिस्टिक डोमेस्टिक सेटिंग है, जिसमें सस्पेंस भी है, सीक्रेट भी है, क्राइम भी है और शॉकिंग रेवलेशंस भी हैं, तो ऐसे को कहते हैं सेंसेशन नॉवल. गॉथिक नॉवल जिसमें मिस्ट्री, टेरर और ऑपरेसिव सेटिंग्स, साइकोलॉजिकल ड्रेड का या सुपर नेचुरल सजेशन का एटमॉस्फेयर रहता है, डेट इज़ गॉथिक नॉवल.
सोशल प्रॉब्लम नॉवल या फिर कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल क्या था? एक नॉवल जो डायरेक्टली इंगेज कर रहा है सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लैंड में हो गई थी। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हार्ड टाइम्स। फ्रेम नैरेटिव क्या है? एक ऐसा नैरेटिव स्ट्रक्चर जहाँ से आउटर नैरेटर इंट्रोड्यूस करता है और फ्रेम करता है स्टोरी को, जो कि इनर नैरेटर के द्वारा बताई जा रही होती है। प्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स अभी मैं आपको बताती हुई आ ही रही हूँ, ओमनिशेंट नैरेटिव भी बताती हुई आ रही हूँ, कैरिकेचर भी बता दिया, बायरनिक हीरो अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया एक बार फिर समझ लो। एक डार्क ब्रूडिंग पैशनेट सोशली मार्जिनलाइज्ड हीरो, मतलब वो है हीरो जिसका मिस्टीरियस पास्ट है, वो डार्क भी है, ब्रूडिंग भी है, पैशनेट भी है, सोशली मार्जिनलाइज्ड भी है, बट कंपेलिंग भी है और मॉरली एम्बिगस भी है। जैसे हेथक्लिफ। व्यूदरिंग हाइट पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं कल आके पूछूंगी आपसे आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे बताना, मैं उस पर सवालात भी करूँगी, ठीक। ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है? ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म होता है द व्यू दैट करेक्टर लिव्स लाइव्स आर शेप्ड बाय फोर्सेस। जो फेथ हो गई, सोशल कंडीशंस हो गई, सर्कमस्टांस हो गई, क्लास हो गई, ये जो बियॉन्ड देयर कंट्रोल होती है, मतलब जो उनके हाथ में नहीं, जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे जो उनकी लाइफ बन जाती है, करेक्टर की लाइफ बन जाती है, डेट इज ट्रेजिक डिटर्मिनेंस, ठीक है। मतलब हाँ, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, ट्रेजिक डिटर्मिनिज्म। इसमें मैंने जैसे लिखा है द इंडिविजुअल कैन नॉट एस्केप देयर प्री डिटरमाइंड टू। वो बात सच है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कह देते हैं ये तो इसकी किस्मत में ही है, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो आपके उसमें ही था, सारी बातें ठीक है, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान अगर उसका खुद का विल ना हो तो वो उस चीज़ पे खरा ना उतर पाए, है ना। बाकी कहीं ना कहीं आपके जीवन में जैसा होना होता हो है वैसा आपका दिमाग बनने लगता है, मतलब आप वरना हर कोई ही एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा होता है ना, सबका दिमाग एक सा नहीं होता, सबकी चीज़ें, सबकी किस्मत एक से नहीं होती। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट ये जो आपके लिए एक टेबल और है, वो ये टेबल और इसलिए है कि 1840, 1850, 1860, 1870 सब की नॉवेल्स की ऑथर्स सभी चीज़ें आपको ये बताई गई हैं। तो ये जो टेबल आपको दी जा रही हैं ये आप गिफ्ट मानिए कि सरप्राइज़ गिफ्ट हैं आपके लिए ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे समराइज़ कर देना इज़ लाइक अ गिफ्ट। अगर मैं आपको एक विजुअल मैप की तरह बताऊं तो आप जान सकते हैं कि जो डिकेंस का है पर्सनल एक्सपीरियंस था वही लिटरेरी आउटपुट की तरह बाहर निकल के आया उनके वर्क से, जिसने एक बहुत सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो पर्सनल एंगर के साथ उनके